Namaskar dosto, welcome to Master IS family. In today's episode, we are going to discuss about the IndusInd Bank crisis. Friends, as we have listened a lot news related to IndusInd Bank crisis, that share prices of the IndusInd Bank has plummeted on a larger note. Similarly, IndusInd Bank has informed the regulator that there is some accounting discrepancy of around 1600 crore rupees. सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम इस इशू को समझते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है स्पेसिफिकली इन द बैंकिंग सेक्टर उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो क्या ये जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी है, वेदर इट इज ओनली इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज बैंक और दीज टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग discrepancies are also prevalent in the other scheduled commercial and the private bank. So friends, we will start with the some basic information related to IndusInd Bank. So IndusInd Banks में जो ये लॉस हुआ है ड्यू टू अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी आप जिसको कह सकते हैं, वो मेनली इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ द forex derivatives portfolio. So there are different types of the portfolio, and the one of the portfolio is the forex derivative. So forex derivatives is basically derivatives, as you know, in the capital market we have read that derivatives are the basically derives its value from some other thing. As for example, here the forex derivative portfolio, here the derivatives or these financial instruments derive its value from the foreign exchange rate system. Means what is the dollar to rupee exchange rate? On that basis these financial instrument can derive its value. और इसके कारण क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जैसा हमने रिसेंटली वी हैव सीन इट। उसके कारण क्या होता है, किसी भी बैंक्स को देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी द लॉट्स ऑफ लॉसेस। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए दे आर गोइंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेजिंग स्ट्रेटजी। और ये इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बैंक्स को या डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट है उनको हेल्प करता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिंग स्ट्रेटजी जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उस डिपार्टमेंट में जो काफी ज्यादा लॉस हुआ है, और यू कैन से देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी ऑफ द 1600 करोड़ सीआर। उसके कारण क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडसइंड बैंक में रिड्यूस हुआ है और उसके कारण उसका शेयर प्राइसेस भी काफी ज्यादा डाउन हुआ है। तो अब हमें ये समझना है जो क्या दीज डिस्क्रिपेंसी हैज नॉट हैपेंड इन 1 ईयर, दीज आर फ्रॉम द लास्ट 6 to 8 ईयर। तो ऐसे में क्या होता है, क्या आरबीआई के गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी क्या क्या इसको कैसे इतने दिनों तक ये इस तरह की डिस्क्रिपेंसी बैंकिंग सेक्टर में प्रिवेल किया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमें ये देखना है फ्रेंड्स, जो ये जो एस्टिमेटेड लॉस है वो अराउंड 1600 सीआर का है, 1500 to 1600 है, जो कि अराउंड 2.35% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द इंडसइंड बैंक के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें ये देखना है जो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो बैंकिंग सेक्टर का या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है में है, उसमें क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स प्रिवेल करते हैं, और हमें इससे ये आइडिया लगता है रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण इस तरह के अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज प्रिवेल हुआ है इंडसइंड बैंक में। तो हमें ये इस इशू को डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना होगा जो इंडसइंड बैंक के दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वन इज एएलएम, दैट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डेस्क, एंड अदर इज द ट्रेजरी ऑपरेशन। तो बेसिकली दीज टू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट focus on the asset and the liability part of the IndusInd Bank. Similarly, treasury department focus more on the operational part of the taking loan or taking or giving the different types of investment. So these are two segment, और इन्हीं के बीच में जो स्वैप हुआ उसके कारण इस तरह के अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी हुए हैं। तो अब हमें डायरेक्ट इश्यूज पे फोकस करते हैं, जो ये इशू एक्चुअली में हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स, हमें समझना होगा जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, मान लेट सपोज क्या हुआ, एएलएम डेस्क जो है, एएलएम सेगमेंट जो है इंडसइंड बैंक का, लेट सपोज दे थिंक दैट दे रिक्वायर लेट सपोज 100 मिलियन यूएस डॉलर की उसे जरूरत पड़ी। अब वो क्या करेगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर्स, और ये क्या कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स से उसने इतने का लोन ले लिया। ओके, after that what will happen, they have taken it this loan
in the terms of dollar, but they will require these money in the form of rupee. तो अब वो क्या कर सकता है, या तो एक्सटर्नल सेक्टर से ही, फॉरेक्स रिजर्व से ही वो क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और देयर आर द अदर मेथड, वो इंटरनली भी उसको एक्सचेंज कर सकता है. तो दे थिंक that okay, I have taken the 100 million US dollar of the loan for the, let's suppose, 5 year. अब ये हो सकता है जो these ALM डिपार्टमेंट जो है, वो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दे कैन थिंक दैट okay, in the futures the price may be fluctuate, or at that time I have to pay more money. सो इसको क्या कहते हैं, इस फ्लक्चुएशन से अपने आप को सेव करने के लिए दे टेक द हेल्प ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द इंडसइंड बैंक, दैट इज treasury department. So there are two department, one is treasury and other is the asset liability management group. अब उसमें क्या हुआ, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं. इसने क्या किया, एएलएम ने क्या किया, लेट सपोज 80 रुपीज है पर डॉलर का. तो ये क्या हुआ, मान लीजिए आपने 100 मिलियन आपने लिया है, 100 मिलियंस को 80 से मल्टीप्लाई करिए, इतना रुपीज आपका आपने एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को इतना पैसा मिल गया. अब क्या हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, लेट सपोज दे आर गिविंग द 5% of the interest rate to external sector. So they will say, ALM will say, I will give you the 7% of the interest rate. और उसके बदले में क्या हुआ, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, वो 100 मिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट रुपीज में जितना हुआ 80 रुपीज के हिसाब से वो एलएम को दे दिया. अब क्या हुआ, इसके पास क्या हो गया, 100 मिलियन यूएस डॉलर आ गया ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास, और इसके साथ साथ इसको कितना 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. और अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये जो 100 मिलियन यूएस डॉलर हुआ, तो अभी तो इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम दे आर गेटिंग द बेनिफिट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स आर गेटिंग द benefit, that they are getting the 7% rate of the interest. But think that in the case when the dollar 2 rupee becomes the 85 rupees per dollar, जब ये क्या हो जाए 85 रुपीज टू पर डॉलर, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स को जब वो ज्यादा अराउंड 500 करोड़ रुपीस का मोर मनी पे करना होगा टू मेक द सेम कंपनसेशंस ऑफ द 100 मिलियन यूएस डॉलर. 100 मिलियन यूएस डॉलर देने के को डेट को हटाने के लिए उसे 8500 करोड़ रुपीस का देना पड़ेगा. तो ऐसे में क्या हुआ, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, शॉर्ट टर्म में तो ये प्रॉफिट हो रहा है, दे आर गेटिंग द 7% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दे आर थिंकिंग दैट दे आर, इफ द डॉलर विल और रुपी विल डिवैल्यूएट, दे आर गेटिंग मोर मनी. बट इन द फ्यूचर, think about the future, when after 5 years they have to repayment the loan. So at that time treasury department had to pay the more. So in principle it seems that treasury departments are getting a lot of benefit from this hedging strategy, but in the long term this is the loss. And when they are taking such type of the internal swap between the asset liability management and the treasury department, they are not taking into the consideration of the hedging cost. So due to which they are only showing the profit part, but they are not taking into consideration of the hedging cost. और उसके कारण ही क्या हो रहा है, वो discrepancies क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में दिख रहा है, और उसको कंसीडर नहीं किया गया था. जो hedging cost in the future when they will pay the repayment of the to the external sectors, so at that time they have to pay extra money, but that thing is not taken into consideration, due to which there is a overvaluations and there is some accounting discrepancy. So this is the main problem. तो अब इसके कारण क्या हुआ, जो ये अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी हुआ, उसके कारण क्या हो रहा है, इसका ओवरऑल जो इसका शेयर मार्केट में इसका जो शेयर का वैल्यू है वो रिड्यूस हुआ, नेटवर्थ इज आल्सो रिड्यूसिंग, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हैज रिड्यूस्ड, और इसके कारण क्या हो रहा है, आरबीआई इज गिविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का क्या है, उस पर मॉनिटर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ. सिमिलरली यू हैव सीन दैट उसके जो सीईओ का उसका एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट टेन्योर इज ओनली फॉर द 1 ईयर, नॉट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस इशू हुए हैं, जिसके जो ये आफ्टर द इंडसइंड बैंक हैव इन्फॉर्म टू द रेगुलेटर रिलेटेड टू द डिस्क्रिपेंसी रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है, जो ये अचानक से ऐसा हो गया क्या, तो नो,
actually in the RBI in 2024, April 2024, it has given the directives to every scheduled commercial banks and as well as the private bank, that when they will do the such type of the internal swapping or internal hedging, though at that time price should be valued in terms of the market rate, not on the basis of the domestic rate. It means that if you are doing the hedging processes, it's good, but you have to make the dollar to rupee fluctuation value according to the market rate, not on the basis of the internal hedging cost. तो इसके कारण क्या होगा, मान लिया आपने एक्सटर्नल सेक्टर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इफ यू आर इक्विवेलेंटिंग योर exchange with the external sector, then you will get the reality every time. But if you are doing internal swap, so at that time you are not comparing your value of the different financial instrument as per the market standard. तो इसीलिए क्या हुआ, जब रेगुलेटरी आरबीआई ने ये कहा, जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स जो पोर्टफोलियो है, उसमें भी एवरी डे यू हैव टू वैल्यू योर एक्सचेंज रेट विद द मार्केट स्टैंडर्ड. तो उसके कारण क्या हुआ, इंडसइंड बैंक ने आफ्टर अप्रैल 2024 they have started doing the such type of the re-evaluations of the foreign portfolio investment segment. तो उसमें उन्हें कुछ discrepancy लाया. तो after that they have hired some third party regulator, third party to check the what are the problems is in our foreign portfolio segment. तो उन्होंने उसमें find out किया, जो after November December there is some discrepancy or there is a loss of there is a discrepancy of around 1600 crore rupees का. So they have informed after that only that IndusInd Bank has informed the stock exchange that there is some accounting discrepancy of the 1600 crore rupees. So why it has happened? Because that proper accounting methods have been not adopted, or it has not been evaluated always with the market rate, but they are doing the different types of the hedging strategy internally, so, to wipe out the different types of the cost. और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को दिखाया, और जो लॉसेस उसके कारण हो रहा है हेजिंग के कारण, हेजिंग कॉस्ट के कारण, उसको उन्होंने नहीं दिखाया, जो बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप्स और जो ट्रेजरी डेस्क था. तो इसके कारण ये इतने का लॉस हुआ है. तो ये इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जो ये है, जो हमें हमेशा ये देखना हो, जो बेसिस नॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो इस तरह के अनवांटेड इंसिडेंट्स होते हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए वो मोर देन 8-9% हो सके, सो दैट इवन इफ सच टाइप ऑफ द crisis will happen, banks can easily absorb it. Otherwise there will be the loss of the confidence of the investors as well as the different types of depositors. तो ऐसे में क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. जो आरबीआई का गाइडलाइन आया था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स सेगमेंट जो है, उसको जो आप एवरी डे यू हैव टू मैच द वैल्यू विद द मार्केट रेट, नॉट ओनली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल डोमेस्टिक हेजिंग कॉस्ट, हेजिंग रेट. तो उस पर ध्यान देना है. रेगुलेटरी कंप्लायंस की जरूरत है. आरबीआई इज ऑलवेज फोकसिंग दैट देयर शुड बी द प्रॉपर मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिस्टेक्स, और वी हैव टू कंप्लाई विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय द आरबीआई. तो ये हमें करने की जरूरत है. कंक्लूजन इसे हमें ये क्या सकते हैं, जो क्राइसिस वाज, ये क्राइसिस क्यों हुआ है, ये द क्राइसिस इज हैपेंड ड्यू टू द इंटरनल स्वैप. ये जो इंटरनल स्वैप हुआ है, और इंटरनल स्वैप में दे हैव ओनली सो द प्रॉफिट, बट दे हैव नोट फैक्टर्ड इनटू द मार्केट प्राइस. मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट का क्या रेट चल रहा है, उसको उन्होंने ध्यान में नहीं लिया, और वो क्या इंटरनल स्वैप पे ध्यान दिया, और वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको उन्होंने शो किया, बट द लॉसेस जो हुए उसको शो नहीं किया गया है. तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेक्स ट्रेजरी डेस्क को तो प्रॉफिट हुआ, बट इन द लॉन्ग टर्म इट वाज ए लॉस फॉर ओवरऑल द बैंकिंग सेक्टर. सो ऐसे में क्या हो रहा है, ओवर वैल्यूएशंस ऑफ द बैंक्स हैज हैपेंड, बट इट इज causing the lots of discomfort in the different participant or investors to that particular bank. तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट, सो दैट सच टाइप ऑफ द कंप्लायंसेस इशू शुड नॉट कम अगेन इन द बैंकिंग सेक्टर्स, एंड इट विल चैलेंज द ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ये जो अकाउंटिंग मेथड्स है उसको और इंप्रूव करना चाहिए, आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो
करना चाहिए और ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल को और इन्हांस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम लोग ने समझा जो ये कैसे जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी हुआ इंडसइंड बैंक में, उसके कारण कैसे ओवरऑल डिफरेंट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, और हमें इससे ये सीख मिल रहा है जो कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग और ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी है उसको क्या किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, so that the such type of the accounting discrepancy will not prevail in other scheduled commercial bank also. Thank you friends for listening to this episode. We will meet soon.